Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, today we are going to learn class 9 History and Political Science textbook series lesson number 2 India Events After 1960. So आपकी 9वीं कक्षा का हमने जो हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च किया है उसमें फर्स्ट वाला जो लेसन था वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है लेसन. सो चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दिस इज द लेसन नंबर 2 इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960 यानी कि भारत में 1960 के बाद की जो घटनाएं हैं वो हम इस लेसन में लर्न करने वाले हैं. सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, कीप सपोर्टिंग एंड लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन. लेट मी टेक द पॉइंटर. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. इंडिया became independent in 1947. वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. यानी कि 1950 में भारत ने संविधान को स्वीकृत किया और भारत प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया. The Indian society is multicultural and people of various languages, religions, ethnicities and caste live together. तो यहाँ पर देखिए कि हमारे भारत में विविधताओं से हमारा भारत संपन्न है. तो यहाँ पर हमारे समाज में विविध भाषा, जाति, वंश और धर्म के लोग रहते हैं. During the initial period after independence, India needed to solve different issues of economic, political and social development. यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो शुरुआती का जो समय था तो इन दैट पीरियड भारत को इकोनॉमिक यानी आर्थिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक एंड सोशल यानी कि सामाजिक जो भी विकास से जुड़ी हुई समस्याएं थी उनको हल करना था. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड एम्फसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मींस टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन इंडिया. पॉवर्टी यानी कि गरीबी. तो यहाँ पर देखो बच्चों की योजना आयोग का गठन करना और औद्योगिकरण को प्राथमिकता देना, ये जो दोनों बातें थी तो इनको आर्थिक विकास को साध्य करने के लिए और देश की जो दरिद्रता की समस्या है इसको दूर करने के लिए उपाय के स्वरूप में स्वीकार किया गया. सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. और जो चुनाव का सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना तथा लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति हमारे विश्वास के कारण ही हमें राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना संभव हुआ. At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker sections of the society, were sought to be implemented. यहाँ पर देखिए कि जो अनगिनत सामाजिक सुधारों को प्रत्यक्ष में उतारने के लिए प्रयास किए गए हैं, जिन सुधारों में कमजोर समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का समावेश था. द 1960s यानी 1960 का जो दशक था तो वहां उस समय में क्या क्या हुआ वो लर्न करेंगे इस टॉपिक में. इन द डिकेड ऑफ द 1960s सेवरल इवेंट्स अकर्ड व्हिच हैड तो देखिए यहाँ पर आपको बताने के लिए कि भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उनको प्रभावित करने वाली कई घटनाएं 1960 के दशक में घटित हुए. The regions of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rule and became part of the Indian Federation. पोर्तुगीज, उसके बाद जो गोवा, दमन और दीव प्रदेश थे जो पोर्तुगीजों के उनके अंडर थे, ठीक है, उनका आधिपत्य था, तो उनको वहां से मुक्त हुए तथा वे भारतीय संघराज्य के अंग बने. द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर व्हिच हैड बीन राइजिंग सिंस 1950. और 1950 से देश के उत्तरी सीमा पर भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा था. culminated in the war of 1962 between two countries. और इसका जो परिणाम हुआ वो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ. दिस वॉर वॉज फॉट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन. और ये युद्ध जहां पर हुआ उसको मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में हुआ. आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री. यहाँ पर देखिए दिस इज द इमेज ऑफ हिम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि स्वतंत्रता कालखंड के पश्चात प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी. और उन्हें भारत की विदेश नीति के शिल्पकार ऐसा मानते हैं हम. His contribution to the social and economic development of India is significant. और
भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके द्वारा दिया गया योगदान बहुत ही बहुमूल्य है। जवाहरलाल नेहरू पास्ड अवे इन 1964, उनकी मृत्यु 1964 में हो गई। लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत के बने वो है लाल बहादुर शास्त्री। दिस इज द इमेज ऑफ हिम। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनके कालावधि में, इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू 1965, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, और वो युद्ध का कारण था कश्मीर का जो इशू चल रहा था। द सोवियत रशिया ट्राइड टू मेडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज, सोवियत रशिया ने इन दोनों के बीच में मेडिएटर का काम किया। लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथ हिज लास्ट एट तशकंद इन 1966, तशकंद में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री gave the slogan जय जवान जय किसान, with which he highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmers. So लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, और इसी नारे के माध्यम से उन्होंने भारतीय किसानों और जवानों का जो महत्व है उसे रेखांकित किया। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1966। अभी लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद दिस इज द इमेज ऑफ इंदिरा गांधी। वे हमारे देश के तीसरी पंतप्रधान, पहली महिला पंतप्रधान बनी। हर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वाज एडमायरेबल, और उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी कि निर्णय क्षमता जो थी वो प्रशंसनीय थी। हर डिसीजंस रिगार्डिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड कैंसलिंग पेंशन्स ऑफ प्रिंसेस हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स, और उन्होंने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया तथा जागीरों का वेतन बंद किया। ड्यूरिंग हर टेन्योर, उनके कालावधि में, पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर, और इनके इस निर्णय के दूरगामी परिणाम भी हुए, यानी कि उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान के प्रति दमन नीति का अवलंब किया। And this movement was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization मुक्ति बहिनी। तो यही दमन नीति पूर्व पाकिस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने का कारण बनी, और इसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान की मुक्ति सेना ने किया। This crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India, और पूर्व पाकिस्तान की इसी समस्या का परिणाम भारत पर भी हुआ, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों शरणार्थी भारत में आ गए थे। द 1970s, अभी देखिए 1970 में क्या हुआ। द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लेड टू द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। 1970 में, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध की परिणति बांग्लादेश के स्वतंत्र होने में हुई। रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाज प्रोमिनेंट इन दिस इशू, और इस कार्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सक्षम नेतृत्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. 1974 में देखिए कि राजस्थान के पोखरण में भूमि के अंदर सफल परमाणु परीक्षण किया गया। And in 1975, the people of Sikkim voted for joining the India Republic, and Sikkim became a full-fledged state in the Indian Federation. और 1975 में सिक्किम की जनता ने भारतीय संघ राज्य में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया, और इसी के अनुसार भारतीय संघ राज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और यहाँ पर ये जो एटॉमिक एनर्जी है इसको कहते हैं परमाणु ऊर्जा, और इसका जो उपयोग था एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिसी टू यूज एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस, यानी कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति स्थापित करने हेतु हमारी नीति है, और इसी के चलते 1974 में पोखरण राजस्थान में जो पोखरण है वहां पर ये टेस्ट हुआ एटॉमिक एनर्जी का, एंड देन आफ्टर सिक्किम हमारे भारत का एक राज्य बन गया 1975 में। During this decade, the government declared a state of national energy on the basis of the local provisions relating to emergency. इस दशक में सरकार ने संविधान में उल्लिखित आपातकालीन स्थिति से संबंधित प्रावधान के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। During this turbulent period, the fundamental rights of Indian citizens were suspended. और जैसे कि आपातकालीन, राष्ट्रीय आपातकालीन जो परिस्थिति है उसमें भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है वो स्थगित किए गए। Due to the emergency, the Indian administration became disciplined, but the human rights were restricted. अभी जो
परिस्थिति है, आपातकाल के कारण भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुशासन आ गया, परंतु इसका कारण मानवीय अधिकार भी सिकुड़ गए. The period of national emergency lasted from 1975 to 1977 and after that general elections were conducted. 1975 से 77 तक ये राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि रही और इसके बाद जो चुनाव है वो संपन्न हो गया. ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी, लेकिन आपातकाल की पार्श्वभूमि में कई जो बैकड्रॉप्स थे, इसके कोई जो हम बोलते हैं ना कि bad effects. Many opposition parties came together and form a party called the जनता पार्टी. सभी जो अपोजिट पार्टी वाले वो एक साथ आ गए, उन्होंने जनता पार्टी एस्टैब्लिश कर दिया. The Congress party led by इंदिरा गांधी was roundly defeated by this newly formed जनता पार्टी. और इसका परिणाम क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही थी वो हार गई. मोरारजी Desai became the prime minister, but under his leadership, the Janata Party government couldn't last long due to internal differences. और देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि मोरारजी देसाई जो थे वो देश के पंतप्रधान तो बन गए, लेकिन उनकी नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार आपसी मतभेद जो थे उनमें, उसके कारण अधिक समय तक चल नहीं पाई. चरण सिंह succeeded him, but even his government was a short-lived one. अभी मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह जो थे, ठीक है, तो वे प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार भी अल्पकालीन ही रही. इलेक्शंस वर कंडक्टेड once again in 1980 and the Congress party under the leadership of Indira Gandhi came to power again. 1980 में वापस से चुनाव हो गए और अगेन इंदिरा गांधी जी चुनाव में जीत कर आ गई और अगेन उनकी जो सत्ता है वो स्थापित हो गई. अभी हम देखेंगे 1980s की 1980 में क्या हुआ. ड्यूरिंग दिस डिकेड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेस्ड मेनी न्यू चैलेंजेस. अभी इस एरा में क्या हुआ कि जो हमारा भारत का राजनीतिक सिस्टम है तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े. द सिख्स इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. So 1980 में क्या हो गया कि पंजाब में सिखों ने स्वतंत्र खलिस्तान राज्य की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ किया और इस आंदोलन ने अत्यंत उग्र और भयानक स्वरूप प्रदान किया. पाकिस्तान had lent its support to this movement और इसको पाकिस्तान ने भी इसका समर्थन किया. And it has been sent to the Golden Temple at अमृतसर. उसके बाद क्या हो गया कि Holy Shrine of Sikhs in 1984 to evict the terrorists who had illegally taken shelter there. कि 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आश्रय लिए हुए आतंकवादी जो थे तो उनको मंदिर से निष्कासित बाहर करने के लिए भारतीय सेना को वहां भेजना पड़ा. One of the bodyguards in Indira Gandhi's personal security assassinated her. और श्रीमती इंदिरा गांधी के सुरक्षा दल के रक्षकों ने ही उनकी हत्या की. During this period, an organization called United Liberation Front of Assam, ULFA, carried on a major movement in Northeast India. So इसी के चलते 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई और उसके बाद देखिए कि पूर्वोत्तर भारत में उल्फा संगठन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन भी छेड़ दिया गया. This is the image of Rajiv Gandhi. Right after Indira Gandhi's assassination in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. इंदिरा गांधी जी की हत्या होने के बाद 1984 में उनके बाद तुरंत ही राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन गए. He tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology. उन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था है विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी योगदान दिया. He took the lead in solving the issues of the Tamil minority in Sri Lanka. श्रीलंका में जो तमिल अल्पसंख्यकों की जो समस्या थी उसको हल करने में उन्होंने पहल की. He promoted the idea of united Sri Lanka with internal autonomy to the Tamil community, but his efforts in this regard proved to be in vain. उन्होंने जो श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने के लिए श्रीलंका के प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन भी दिया था, लेकिन इसके संदर्भ में उनके द्वारा जो प्रयास किए गए उसको सफलता नहीं मिली. The Congress party was defeated in the general elections held in 1989. 1979 में कांग्रेस पार्टी हार गई ये इलेक्शन में. Several political parties formed a coalition called the Janata Dal and Vishwanath Pratap Singh became the next Prime Minister of India. उसके बाद 1989 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई. इसके बाद अलग अलग दल इकट्ठे हुए और जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह या भारत के प्रधानमंत्री बने. Next Prime Minister of India was Vishwanath Pratap Singh. The policy for providing reservation for other backward classes, जिसको OBC कहते हैं, is considered to be his most important contribution. अभी आपको मैं बता देती हूँ कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति की निर्धारता की. And he could not continue as Prime Minister due to internal differences in the party. ये उनका सबसे
महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है पॉलिटिकल इंडिया के पॉलिटिकल जो पीरियड है इसमें। ये दल के अंतर्गत चलने वाली विवादों के कारण वे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सके। देन हिज गवर्नमेंट वाज सॉरी इन 1990 चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 1990 में चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बन गए। हिज गवर्नमेंट वाज आल्सो शॉर्ट लिव्ड। उनकी भी गवर्नमेंट अल्पायुषी ही रही, यानी कि ज्यादा देर तक नहीं चली। इन 1991 अभी देखिए 1991 में ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यानी कि LTTE, ये जो एक आतंकवादी संगठन थी वहां की श्रीलंका की, असैसिनेटेड राजीव गांधी, इनके द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या हो गई 1991 में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिकेड ऑफ 1980s 1980 का जो पीरियड है वो खत्म होते होते द अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैड बिगन। कश्मीर में भी अलग से वापस से जो हम ऐसे असंतोष जो है वो फैलना शुरू हो गया। दिस प्रॉब्लम ग्रू सीरियस डे बाय डे एंड टुडे इट हैज टेकन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। ये जो प्रॉब्लम है, ये समस्या अधिकाधिक गंभीर बनती गई और अब इस समस्या ने आतंकवाद का स्वरूप प्राप्त कर लिया। द टेररिस्ट एक्टिविटीज देयर फोर्स द कश्मीरी पंडित टू लीव द वैली, और वहां चलने वाली आतंकवादियों की गतिविधियों ने कश्मीरी पंडितों को वहां से भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। The changes after 1991 1991 के बाद क्या क्या बदलाव हुए। The year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as in India. So भारत के इतिहास में विश्व और भारत के इतिहास में 1991 का ये जो वर्ष है महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्ष रहा। सोवियत रशिया disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. तो इसी कालावधि में देखिए कि जो सोवियत रशिया है इसका विघटन हुआ और विश्व में चल रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। Then in India, the government under the leadership of Prime Minister PV Narasimha Rao initiated many changes in the Indian economy. और भारत में PV नरसिंह राव की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए। In the elections conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority in the Lok Sabha. और वर्ष 1996 और जो 1996 और 1999 का पीरियड था, इसमें भारत की लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा एंड इंदर कुमार गुजराल वर्कड एज प्राइम मिनिस्टर इन दिस पीरियड अमंगस्ट देम। तो इसी काल में देखिए कि अभी अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। Finally, in 1999, the National Democratic Alliance came to power under the flag of Bharatiya Janata Party and Atal Bihari Vajpayee became India's Prime Minister. उसके बाद 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्तासीन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी tried to establish a dialogue with Pakistan but was not successful. उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहे। इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर्ड हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर। 1998 में भारत ने और भी परमाणु परीक्षण कर खुद को परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र के रूप में घोषित किया। इन 1999 देयर वाज वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कारगिल रीजन ओवर द कश्मीर इशू। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर। और क्या हो गया कि 1999 में कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का जो युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। इंडियन इकोनॉमी, अब हम देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था। राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस हैव बीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण है, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ साथ समाजवादी ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं रही है। इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री। और उद्योगों की स्थापना कर भारत को आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को साध्य करना था। We wanted to establish an economy based on social justice through planning। और यहाँ पर देखिए कि सामाजिक न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था को नियोजन द्वारा अस्तित्व में लाना था। For this, the National Planning Commission was established that would coordinate development through the policy of 5-year plans। और इसी जो योजना आयोग का जो गठन किया गया तो वो पंचवार्षिक योजना का प्रारंभ यहाँ से शुरुआत हो गया। The Narasimha Rao government started economic reforms from 1991। अभी देखिए बच्चों, this is the most important topic कि 1991 में नरसिंह राव की सरकार ने आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित करना प्रारंभ किया।
एंड दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। सो यह जो भारत की आर्थिक सुधारों को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। द इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। और इसी नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो है संपन्न बनी। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज। भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हो गई। स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हेल्प रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी। और जो हम इसे कहेंगे कि उद्योग विज्ञान के क्षेत्र में कुशल भारतीय व्यवसायिकों ने जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु बहुत सहयोग दिया। द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन सेवरल एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। और जो आईटी इंडस्ट्री है उसकी वजह से क्या हो गया कि नए रोजगार जो है वो डेवलप हो गए। द चेंजेस आफ्टर 1991 आर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ग्लोबलाइजेशन। और 1991 के पश्चात भी जो परिवर्तन हो गए उसका वर्णन हम ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के रूप में भी किया जाता है। अभी हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। टू मेजर इवेंट्स मस्ट बी मेंशन्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। भारत ने सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रयास किए उनमें दो महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया जा सकता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1965। बच्चों ये ध्यान में रखो, आपको एग्जाम में आ सकता है कि 1965 में प्रारंभ हुई हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। Then he implemented new scientific agricultural techniques and increased the production of food grains. उन्होंने 1965 में क्या किया कि उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। And the experiment in cooperative dairy movement by Dr. Verghese Kurian led to increase of milk production in India. उसके बाद जो डॉक्टर वर्गीसन कुरियन है उनके द्वारा दूध उत्पादन क्षेत्र में चलाए गए सहकारिता आंदोलन के प्रयोग में भारत में दूध का उत्पादन बड़ी मात्रा में बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाइट रेवोल्यूशन और इसी को क्या कहते हैं, धवल क्रांति कहते हैं। इंडिया हैड आल्सो मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। भारत ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्रों में भी बहुत उन्नति की। डॉक्टर होमी भाभा लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम। और डॉक्टर होमी भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। इंडिया इंसिस्टेड ऑन यूजिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस लाइक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल एंड डिफेंस। उसके बाद औषधीय और रक्षा जैसे शांतिपूर्ण बिजली निर्माण, औषधीय और रक्षा जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इन उद्देश्यों के लिए भारत ने सदैव बल दिया है। इंडिया हैज अचीव्ड कंसिडरेबल सक्सेस इन स्पेस टेक्नोलॉजी एज वेल। और इसी के साथ भारत ने देखिए कि स्पेस अंतरिक्ष में भी जो है अपना बहुत सा योगदान दिया है। द लॉन्च सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च। अभी देखिए कि इन 1975 उन्होंने पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट ये अंतरिक्ष में लॉन्च किया। टुडे इंडिया हैज अ सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम एंड मेनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च अंडर दिस प्रोग्राम। आज हमारे भारत के पास एक सफल अंतरिक्ष योजना है। एंड इंडिया हैज आल्सो मेड कंसिडरेबल एडवांसमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर। और ये जो सफल अंतरिक्ष अभियान है इसके अंतर्गत अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में तो छोड़े गए हैं और दूरसंचार क्षेत्र में भी हमने प्रगति की है। चेंजेस इन सोशल फील्ड, देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सेवरल मेजर चेंजेस इन द सोशल फील्ड इन इंडिया। और इसी कालावधि में भारत के सामाजिक क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सम ऑफ द चेंजेस आर रिलेटेड विद द इश्यू ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड द अदर्स आर रिलेटेड विद द पॉलिसीज। देखिए कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन क्या की इनमें से कुछ परिवर्तन महिलाओं की सशक्तिकरण की समस्याओं से संबंधित है तो कुछ उपेक्षित घटकों की उन्नति हेतु स्वीकार की गई नीतियों से संबंधित है। पॉलिसीज रिगार्डिंग द अपलिफ्ट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी यानी कि जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनकी उन्नति के लिए। To promote the all-round development of women and children, a separate Department of Women and Child Development was created in 1985 under the Ministry of Human Resource Development. तो देखिए कि 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग का गठन किया गया। क्यों? महिलाओं को सामाजिक न्याय का आश्वासन मिले और इसी योजनाओं के कार्यान्वयन से सहायता प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर यह बनाया गया। Some laws were made to ensure social justice to women and to help the implementation of various schemes in this direction। और इसी के लिए कानून का भी जो है गठन किया गया और इसी को क्या कहते हैं, महिला और बाल विकास विभाग का गठन हो गया। और इसी के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे अलग अलग कानून बनाए गए। दे इंक्लूड द प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट। सो इसमें जो पहला कानून का गठन किया गया है कि डाउरी यानी कि क्या, जो लोग
हम ऐसे बोलते हैं ना कि शादी ब्याह में दहेज लेते हैं, तो इसके लिए दहेज प्रतिबंधक कानून बनाया गया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, यानी कि इसको हम कहेंगे समान वेतन कानून का कलम लागू किया गया। एज पर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। और 73 और 74वीं जो घटना दुरुस्ती है, सो इसके तहत संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण वहां पर स्थापित किया गया। अकॉर्डिंग टू द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सम कॉन्स्टिट्यूएंट of the Indian society were deprived of dignity and equal opportunities due to the caste system. So संविधानकारों को लगा था कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के वर्ग या फिर समूह को प्रतिष्ठा और समान अवसरों से वंचित होना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए कि काका साहेब कालेकर आयोग, यानी कि काका साहेब कालेकर कमीशन वाज सेट अप इन 1953 टू मेक रिकमेंडेशंस सो एज टू इंप्रूव देयर कंडीशंस। इसीलिए 1953 में काका साहेब कालेकर आयोग की स्थापना की कि जो ये बाकी की जो समस्या है, पिछड़े वर्ग की जो समस्या है, इनको हल करने के लिए जो सोल्यूशन ढूंढना था, इसके लिए। इन 1978 a commission was constituted under the chairmanship of बीपी मंडल टू स्टडी द इश्यू ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर विचार करने के लिए और एक आयोग गठित किया गया। द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन वाज अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड सेक्शंस इन वेरियस सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि विविध सेवाओं और संस्थानों में पिछड़ी जाति के वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध करा देने के लिए आरक्षण की नीति को स्वीकार किया गया था। द गवर्नमेंट पास द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन 1989 टू इनेबल दोज बिलोंगिंग to the scheduled caste and tribes to live with dignity and respect, free from fear, violence and oppression ऑफ दी अपर क्लासेस। तो अनुसूचित जाति यानी कि जो भी पिछले शेड्यूल कास्ट है, तो या फिर जो भी ट्राइब्स टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, जो अदर ट्राइब्स है यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग, उच्च वर्गों द्वारा की जाने वाली हिंसा, ठीक है, सो उनके द्वारा जो उनके साथ वायलेंस यानी हिंसा की जाती थी, ऑपरेशन यानी कि जो भय और दमन तंत्र से मुक्त रहकर प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ ये लोग जी सकें, इसके लिए 1989 में सरकार ने अत्याचार विरोधी यानी कि एट्रोसिटी का जो कानून है वो पारित किया। चलो तो आगे देखते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। Globalization brought about many changes in different fields like economy, politics, science and technology and society and culture. So बच्चों देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैश्वीकरण के कारण अर्थनीति, ग्लोबलाइजेशन हम हिंदी से अच्छा है कि ये इंग्लिश वर्ड ही यूज करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो चेंजेस थे यानी कि इकोनॉमी, जो अर्थनीति है, पॉलिटिक्स राजनीति है, साइंस यानी जो विज्ञान है, एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड कल्चर यानी कि उसके बाद प्रौद्योगिकी है, समाज तथा संस्कृति जैसे सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस चेंजेस इन द अबव पैराग्राफ्स। इससे पहले भी हमने ये चेंजेस पढ़े हैं। इंडिया हैज emerged as an important country on the global scene in different spheres। यानी कि इसका परिणाम, उनमें से कुछ परिवर्तनों की चर्चा तो हमने की है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन इसी स्तर पर भारत के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देश के रूप में ये उदित हुआ है। India is an important member of international organization like G20 and BRICS। BRICS यानी कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज है? B as in Brazil, R as in Russia, I as in India, C as in China and S for South Africa। So देखिए बच्चों की भारत G20 और BRICS जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। इंडिया हैज एक्सपीरियंस एन इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसी के साथ साथ भारत ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण क्रांति का अनुभव किया है। मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बिकेम एंड दे हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। संपूर्ण भारत में मोबाइल और जो इंटरनेट सेवाएं हैं तथा उपग्रह पर आधारित दूरसंचार सेवा, इनका जाल फैला हुआ है। And in the political field, India has demonstrated the world how a stable democracy can function successfully। और इसका परिणाम क्या हो गया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी स्थिर लोकतंत्र किस प्रकार सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, इसे भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया। All this has resulted in a total transformation in the lifestyle of Indians and especially the youth। और यहाँ पर देखिए इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय लोगों के और विशेष रूप से युवाओं की जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। These changes are visible from their dietary habits, clothing, language and beliefs। और ये परिवर्तन उनकी भोजन की आदतें, वेशभूषा, भाषा, मान्यताएं द्वारा दिखाई देते हैं। In the next chapter we are going to study some internal challenges before India। अगले लेसन में हम भारत के सामने जो कुछ आंतरिक चुनौतियां थी
उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो आई होप को ये लेसन आपको समझ में आया। थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन एक ही लेक्चर में हमने फ्लो में पूरा लेसन पढ़ लिया। तो आप इसको रिवाइज करके भी पढ़ सकते हो, स्टॉप करके भी पढ़ सकते हो, यू कैन जस्ट चेक एंड रिवाइंड इट। सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।